जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज है हमारा क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नंबर 4, जिसमें आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बेटा वो खत्म हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो प्रेजेंट नहीं थे क्लास में, एक बार जा करके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th में आपको काम नहीं देने वाले। 9th में क्वाड्रिलेटरल का एक अलग सा ही चैप्टर है, तो जब अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज वगैरह समझ लोगे, उसके कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो 9th आराम से क्लियर हो जाएगा। और 10th 11th 12th की तो बात ही खत्म कर दो बेटा, क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रांग होता है तो क्वेश्चंस कैसे भी बने आप उसको उड़ा देते हो बच्चा। लेकिन जब बेस ही आपका खराब हो तो फिर आप कितनी भी मेहनत कर लो बेटा, मैथ्स आपको समझ में आती नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला काम करो बेटा कि अगर आपने नहीं देखा इससे पहले वाली क्लास तो जा करके देख लो। दूसरा काम करो कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मत भूलना बेटा, और दोस्तों को भी शेयर कर देना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 की हम शुरुआत करेंगे बेटा, तो वो जल्दी से आपके पास पहुंच जाएगा और उसको आप देख करके पढ़ सकते हो और अपने एग्जाम को फोड़ सकते हो। ठीक है बच्चा, तो आज हमारा है लास्ट पार्ट, बहुत जल्दी ही आपकी चैप्टर नंबर 5 की भी शुरुआत कर दी जाएगी। तो फटाफट एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को शेयर जरूर करना बेटा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता दूं बेटा। पिछली वाली क्लास में हमने एक क्वेश्चंस में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि मिस रिप्रेजेंट देखा था क्वेश्चंस ना देखने की वजह से। ठीक है, मतलब हमने क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने ये वाला तो सॉल्व कर लिया था, लेकिन इसमें भी हमने आधा ही सॉल्व करा था बेटा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि जब पैरेलल जो लाइन्स होती हैं बेटा, वो पैरेलल लाइन्स जो होती हैं उसका जो एंगल्स होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 का होता है। तो अगर ये 100 है तो ये 80 होगा। फिर हमने बोला था इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हमने एक चीज देखा नहीं था, क्या कि बेटा ये साइड जो है ना बेटा ये भी इक्वल है। ये वाला साइन का मतलब क्या, इक्वल। हमने वो देखा ही नहीं, मतलब जब हम क्लास कल वाली यानी इससे पहले वाली जो तीसरी क्लास थी जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, वहां पर हमने इस वाले लाइन को ध्यान से देखा नहीं, वरना हम इसको ऑन द स्पॉट सॉल्व कर रहे थे। उसमें मैंने बोला भी था कि कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन मैंने देखा ही नहीं था। मतलब हमने देखा ना, आपने कमेंट किए बच्चा, ना मैंने देखा। ये तो मैं जब क्लास खत्म करके गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक लाइन तो पैरेलल दे रखा है। तो फिर मैंने बोला कि एक काम करेंगे, अगली वाली क्लास में बच्चों को पहले बता देंगे कि हमारा मिस्टेक कहाँ पे हुआ था, हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं। तो बेटा ये 100 ये 80 तो हो गया। अब तुम्हें पता है कि अगर ये दोनों लाइन इक्वल है बच्चा, ये दोनों लाइन इक्वल है मेरे रॉक स्टार, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एंगल जो होंगे वो दोनों बराबर होंगे। मतलब अगर ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा बेटा, और 100 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो इस तरीके से आप तीनों के तीनों एंगल्स निकाल सकते हो, क्योंकि देखो बेटा ये इक्वल साइड है, ये भी इक्वल साइड है, और ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल पर बनने वाला एंगल जो होता है वो 180 होता है। तो अगर ये 100 है, साइड इक्वल है, ये 80 है, तो दूसरा वाला भी तो साइड इक्वल है, तो उसका जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा और उसका ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो इसका सम कितना होता है, 180। तो इस तरीके से हमारे तीनों एंगल्स निकल जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना और उसको नोट कर लेना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जहां से मैं छोटा क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने तो कर लिया था बेटा क्वेश्चन। आइए इसको करते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे तो तब जाकर के सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा बेटा। इसमें भाई साहब ने कहा है कि एक रेक्टेंगल हमारा कौन सा है, PAIR मतलब पेयर, और RODS मतलब एक वाला रेक्टेंगल हमारा ये है। तो अच्छा, ध्यान से देखोगे बच्चा, सपोज करो मेरे रॉक स्टार, अगर मैं ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं जो कि इसके पैरेलल होगा। ऑफ कोर्स रेक्टेंगल है तो पैरेलल तो होगी, लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि सर जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है ना, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है बच्चा, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसका जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी बेटा जो कि पैरेलल होगी इस वाली लाइन के, तो मेरे रॉक स्टार अब ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जितना ये एंगल उतना ये भी एंगल, मतलब ये 30 तो ये भी 30, और 30 डिग्री होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अभी मैं आपको लिख करके भी दिखाऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। फिर आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका टोटल एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का, जिसमें ये वाला एंगल 30 है, तो ये कितने का होगा बेटा, 60 डिग्री का ही होगा। तभी तो 60 + 30 हो जाएगा कितना, 90। समझ में आ गई बात? अब एक काम करते हैं, इसको फिर से मैं रफ करता हूं। अब यहां पर देखो बेटा, इस वाले में देखो, ये भी हमारा एक रेक्टेंगल है, ये वाला ट्राइंगल क्या है आपका, रेक्टेंगल ही है। तो ये जो एंगल बनेगा वो भी कितने का बनेगा बेटा, 90 डिग्री का बनेगा, जिसमें
इतने की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, जैसे ये वाली वैल्यू क्या थी 30 बेटा था, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 60 और ये टोटल 90 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसी की वैल्यू हमसे पूछा था, IOD की वैल्यू बता दो, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ गया सबको हमने कैसे निकाला बेटा? एक बार अब लिख करके दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा बेटा, ठीक है। चलो आइए वन बाय वन हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ हम लिखने से पहले हम करेंगे ड्रॉ। हमने ड्रॉ किया क्या बेटा, हमने मान लो O से एक लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल होगी किसके, IR के, तो हमने नाम दे दिया OM। ड्रॉ OM पैरेलल टू किसके, IR, या फिर IR के ही कर लेते हैं, मतलब O से M और I से R, एक हमने OM ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है किसके बेटा, IR के। अब जैसे ही हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो हमारे सामने कंडीशंस बन करके आ जाती है, जो कंडीशन ये कहती है बेटा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल MOR जो होगा वो बराबर होगा बेटा ORI के, एंगल ORI के। कौन सा एंगल होगा, इसको हम बोल सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कौन सा होगा बेटा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब ये क्या होते हैं बच्चा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, देखो ध्यान से सुनना। जब कभी भी, अभी आपको 7th में आई थिंक पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा बेटा, या नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, 8th 9th में भी आपको बहुत मिलेंगे, 8th में भी बहुत मिलेंगे, 7th में जरूर पढ़ाया गया होगा। जब दो लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर होता है ना बेटा, उसमें पढ़ाया गया होगा आपको। जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ध्यान से सुनना, जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक तिर्यक, मतलब ट्रांसवर्सल मतलब तिरछी, कोई भी क्रॉस लाइन अगर कट कर रही है बेटा, तो उसके लाइन के अंदर जो क्रॉस में एंगल बनते हैं उसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, और ये हमेशा बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट। वहीं दूसरी तरफ करस्पॉन्डिंग एंगल भी बनता है, लाइन के एक साइड करस्पॉन्डिंग बनता है, और इंटीरियर अल्टरनेट जो होते हैं वो लाइन के दोनों तरफ बनते हैं। जैसे इसका ये वाले का एंगल ये वाला बना और ये वाले एंगल का बना ये वाला एंगल्स। उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जैसे एक आउटर बनता है तो दूसरा इनर बनता है, लेकिन लाइन के एक ही साइड, एक आउटर बनेगा तो दूसरा इनर बनेगा बेटा, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। एक आउटर बनेगा तो दूसरा इनर बनेगा, मतलब ये आउटर ये इनर, एक इनर बनेगा तो दूसरा आउटर बनेगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है। तो ये कुछ एंगल्स होते हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं बेटा 7th में, रिविजन्स के लिए मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से ये देखोगे बेटा, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन जब कट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइन को, तो ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, इसीलिए देयरफॉर करके हम बोल देंगे बराबर 30 डिग्री। तो ये हमारा पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। अब जैसे ही 30 डिग्री हो गया तो हमें पता है बेटा, एक ध्यान से देखोगे तो ये वाला पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर जो एंगल MOI है, एंगल MOI है बेटा, उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। एंगल MOI है कितनी होती है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं बेटा, ये हमें पता है बच्चा, आराम आराम से समझते चलना, ठीक है। रेक्टेंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अब MOI को दो पार्ट में लिख सकते हैं, कौन कौन सा, MO और R प्लस ROI। तो मैं लिख सकता हूं एंगल MOR प्लस एंगल ROI, इसकी वैल्यू 90 डिग्री की। भाई देखो ये पूरा का पूरा जो एंगल है बेटा, ये पूरा का पूरा वो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, एक MOI में मतलब इस वाले में, और दूसरा ROI में मतलब इस वाले में। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसकी वैल्यू हमने 30 निकाल रखी है, मतलब 30 प्लस एंगल ROI बराबर 90 डिग्री। तो बेटा एंगल ROI की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस 30 डिग्री, यानी एंगल ROI की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, तो एक चीज तो हमें मिल गई बच्चा, क्या मिल गया कि सर जी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू हमें 60 डिग्री मिल गई। अब हम चलेंगे बेटा ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा, RODS में, RODS में जरा चेक करो बेटा। तो हमें पता है कि एंगल O की वैल्यू क्या है, यानी एंगल ROI, एंगल ROI प्लस एंगल D, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री होगी, क्योंकि रेक्टेंगल का ये पूरा पार्ट, देखो ये पूरा पार्ट कितने का होगा, 90 डिग्री का, जिसमें एक ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला, और दूसरा ये वाला बन रहा है। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 90। ROI की वैल्यू अभी हमने निकाला है,
60 प्लस एंगल आई ओ डी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो देयरफॉर बेटा आपका एंगल आई ओ डी की जो वैल्यू होगी 90 में से 60 माइनस करने पर बच जाएगा आपका 30 डिग्री। यही आपसे पूछा था, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से समझाया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विथ डायगोनल 6 सेंटीमीटर एंड प्रोटेक्टर विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आपको यूज नहीं करना है, जो कंपास होता है मतलब 90 डिग्री, आपको पता है जो हमारा स्क्वायर होता है बेटा उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बनते हैं, तो हमें उसको 90 डिग्री वाला यूज ही नहीं करना है, हमें प्रोटेक्टर। तो सिंपल सा क्या करना बेटा, एक लाइन ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करना 6 सेंटीमीटर का, सिंपल सा कर लिया। अब बेटा यहां पर जो आपका कंपास होता है, प्रोटेक्टर इसने मना किया, कंपास तो यूज कर सकते हो। कंपास में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना, कितने का, 3 सेंटीमीटर। यहां रख करके एक ऊपर और एक नीचे क्रॉस लगाना, फिर इस पर रख करके एक ऊपर और एक नीचे क्रॉस लगाना, लगा करके बेटा इस लाइन को मिला देना। ठीक है, जहां पर भी ये कट कर रहे होंगे, एक यहां पे कट किया, एक यहां पर कट किया, मिला देना। तो ये डिस्टेंस 3 हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस 3 हो जाएगी, दोनों को मिलाओगे 6 हो जाएगा। बस जहां जहां कट कर रहा है, इसको इससे, इसको इससे और इसमें कट कर रहा है, तो यहां पर मिला देना, यही इसका नामकरण कर देना, ए बी सी और डी, ये आपका बन जाएगा बेटा। सिंपल सा समझ में आ गया कि आपको प्रोटेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है, कंपास से यूज कर लोगे, काम खत्म। क्या करना होगा, एक 6 सेंटीमीटर की कोई भी लाइन ड्रॉ करना, फिर 3 सेंटीमीटर का कंपास में डिस्टेंस लेना, यहां से ऊपर नीचे कट करना, फिर यहां से भी उसी 3 सेंटीमीटर से कट करना, जहां पर कट कर रहे होंगे उसी को मिला देना, आपका ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला था वो हमने बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब आप कहोगे सर 3 का क्यों करना है, क्योंकि बेटा 6 बना लाने के लिए देखो ये टोटल डिस्टेंस जब देखोगे ये 6 ही बनेगा, 3 ऊपर 3 नीचे, इसलिए हम 3 लेते हैं, क्योंकि ऊपर भी 3 कर रहे हैं, नीचे भी 3 कर रहे हैं। अब 6 करोगे तो 12 बन जाएगा बेटा उसके बीच का डिस्टेंस, इसीलिए 3 करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि केस यानी CAS और E यानी केस जो है एक स्क्वायर है, ये वाला आपका पूरा का पूरा क्या है बेटा, एक स्क्वायर है। द पॉइंट्स UVWX यानी UVW और X, ये जो पॉइंट्स हैं ये इस पर मिड पॉइंट जैसे ही इन्होंने बोला, ध्यान से देखना बेटा, ये सभी मिड पॉइंट हैं, और मिड पॉइंट बोला इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, और ये वाली जो है इसके बराबर। कहने का मतलब अब पूरा डिस्टेंस अगर इक्वल है बेटा, मतलब स्क्वायर है, पूरी साइड इक्वल है, तो मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर है बेटा। वैसे ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों साइड बराबर है ऑलरेडी, लेकिन ये मिड पॉइंट आधे पर कट कर रहा है, तो जितना मान लो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। क्यों, क्योंकि सब मिड पॉइंट पर है बेटा, तो इसकी डिस्टेंस 4 होगी, तो इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4, तभी तो स्क्वायर होगा बेटा, यही तो कंडीशन है। तो ये सब भाई साहब बोल रहे थे। इन्होंने पूछा आगे, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX। अब आपको बताना है कि ये वाला जो है ना वो किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। कोई बात नहीं, बता देंगे। आगे क्या पूछा है, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल रीजनिंग से आपको बताना है, एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन से भी आपको बताना है, एंड मेजरमेंट से भी बताना है, तो आपको सब कुछ अप्लाई करना है। फिर दूसरा, फाइंड द अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ए स्क्वायर विद इन ए स्क्वायर सच दैट द वर्टिसेस ऑफ द इनर स्क्वायर लाई ऑन साइड ऑफ द आउटर स्क्वायर एज सोन इन द फिगर बी। अब यहां पर भी मतलब पहले इसको प्रूव करके बताओ कि UVWX है क्या, किस तरीके से, उसके बाद वही कॉन्सेप्ट यहां पर लग जाएगा, और उसी कॉन्सेप्ट से हमें यह भी बताना पड़ेगा कि जैसे नामकरण इसका कर देना, मान लो ये ABCD है बेटा, और इसका नाम कर देना P Q R और S, फिर इसको भी प्रूफ करके बताना होगा कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट मैं यहां पर लगाऊंगा सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, इसको तुम्हें करना होगा, एग्जैक्टली सेम होगा बेटा। ठीक है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी स्क्वायर है बच्चा, और स्क्वायर का पार्ट्स है, बट यहाँ पर ये मिड पॉइंट बोला था, बट कोई बात नहीं, मिड पॉइंट बोले या इस तरीके से रिप्रेजेंट करे, स्क्वायर के अंदर अगर कोई साइड होती है बच्चा, किसी तरीके से ट्राइंगल फिट किया जाता है, तो ऑलमोस्ट 99% स्क्वायर ही होता है, क्योंकि हर टाइप की जो साइड है बराबर होती है, तो कहीं पर भी कोई खींचा जाएगा वो वैल्यू आपकी बराबर। जैसे कैरम बोर्ड आप खेलते हो बेटा, तो उसकी जितनी जो लेंथ होती है चारों तरफ, वो एकदम परफेक्ट स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आपको पता है मेरे रॉकस्टार, जब आप उसका जो किंग रहता है, जो स्ट्राइकर रहता है, उसको जब आप मारते हो, तो मान लो आपका ये स्क्वायर है बेटा, तो आप यहां पर रख करके अगर यहां पे हिट करते हो बेटा, तो ये हिट करते ही ये डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है, कवर करने के बाद ये पास में करेगा,
फिर ये ज़्यादा करेगा, तो इस तरीके से वो लगातार आता जाता है इस तरीके से, तो ये स्क्वायर में ही आता जाएगा। यानी जहां पर वो हिट करेगा जितना डिस्टेंस, मान लो तुमने यहां से बनाया, यहाँ पे यहीं पे हिट कर दिया, तो ये हिट करते ही ये पूरा यहाँ पे कवर करेगा, फिर ये कम करेगा, फिर उसके बाद बड़ा करेगा, फिर कम करेगा, बड़ा करेगा, कम करेगा, बड़ा, इस तरीके से वो चलता रहता है बेटा। तो ऑलमोस्ट वो स्क्वायर ही ड्रॉ करता है 99% पर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एक मैं कराऊंगा, दूसरा तुम्हें करना है। आ जाओ बेटा करते हैं, नामकरण कर दो, इसका नामकरण कर दो बेटा। देखो जैसे मान लेता हूँ ये आपको पता है स्क्वायर में क्या होता है, ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का। तो पहले इस ट्राइंगल में देखते हैं बेटा, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपके सामने, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2, उसी तरीके इसमें मान लूंगा ये 3 हो जाएगा बेटा, ये मान लेता हूँ 4। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं, अगर इसकी वैल्यू पूरी 90 डिग्री में से इसकी वैल्यू 90 प्रूव हो गई तो सबकी 90 ही मानी जाएगी। देखो कैसे मानते हैं, आइए बेटा सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा ट्राइंगल लेते हैं। हम सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं यूवीसी। यूवीसी में देखते हैं ट्राइंगल यूवी और सी में अगर हम चेक करेंगे बच्चा, तो हमें पता है तीनों ट्राइंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसको ये एंगल 1 माना है हमने, एंगल 1 प्लस ये सी की वैल्यू है, उसकी वैल्यू तो 90 डिग्री होती है हमें पता है, ये एंगल 2 है बेटा, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस 19 डिग्री प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 माइनस का 90, यानी कितना आ जाएगा बेटा 90 डिग्री आया। अब ये 90 डिग्री तो आ गया, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना आया 90 आया। अब तुम्हें पता है बेटा ये मिड पॉइंट है, तो बेटा ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, तो जब बराबर है तो 1 2 क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा कि कोई भी एक एंगल ले लो, 2 एंगल 1, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों मिलकर के 2 बन जाएंगे, तो 2 एंगल 1 बराबर 90 डिग्री, यानी एंगल 1 की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। ये एंगल 2 के बराबर भी मानी जाएगी, यानी एंगल 1 एंगल 2 सब कितने डिग्री के हैं, 45 डिग्री के। तो ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा ये भी 45 का है, ये वाला डिस्टेंस जो है बेटा वो भी 45 का है, दोनों 45 45 हो गए। अब सेम अप्रोच यहाँ पर लगाओगे, ये यूवीसी का हमने देख लिया, अब तुम AUX में देख लो, उसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल देख लो बेटा। दूसरे ट्राइंगल में अगर हम चेक करेंगे, मान लो हमने यहाँ पर लिया एक ट्राइंगल, कौन सा है बेटा AUX। AUX में अगर हम चेक करेंगे, इस वाले में चेक करो AUX में, इसमें तो फिर से वही रूल बच्चा, कौन सा 3 + 4 + A, एंगल 3 + एंगल 4 + A बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और A की वैल्यू क्या है बच्चा, A की वैल्यू जो है आपकी 90 डिग्री है, तो एंगल 3 + एंगल 4 + 90 बराबर 180, यानी एंगल 3 + एंगल 4, ये 90 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो 90 बचेगा। अब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये साइड बराबर है, तो साइड बराबर तो एंगल भी बराबर, इसलिए 2 एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं बेटा कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल्स भी कितना 45 और ये वाला भी एंगल्स 45। अब एक चीज ध्यान से देखो, AC हमारी एक कंक्लूज पूरी लाइन है बेटा, ध्यान से देखना, AC हमारी पूरी लाइन है, मैंने आपको सिखाया था एक लीनियर पेयर के बारे में, ये हमारा पूरी लाइन है बेटा, इस पर जितना एंगल्स बनेगा वो सभी के सभी क्या बनेगा बेटा 180 डिग्री का बनेगा। यानी एंगल 2 + एंगल 3 + ये वाला पार्ट, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो अगर हम लिखें यहाँ पर एंगल 2 + एंगल 3 + ये वाला पार्ट एंगल U का, एंगल U बराबर 180 डिग्री। क्यों बेटा, क्योंकि हमें पता है कि ये लीनियर पेयर है। क्या है बच्चा, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब जरा देखो बेटा, एंगल 2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 45, एंगल 3 की भी 45, और एंगल U हमें पता करना है, तो 45 + 45 90, 90 इधर जाकर के माइनस होगा तो भी हमें 90 मिल जाएगा। यानी एंगल U की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 90 डिग्री। और जैसे ही एंगल U की वैल्यू 90 डिग्री आई, मतलब इसकी वैल्यू 90 डिग्री आ गई बेटा, तो जब इन दोनों का 90 आया है तो इसका भी 90 आ जाएगा, इसका भी 90 आ जाएगा, और इसका भी 90 आ जाएगा। तो सिमिलरली चारों एंगल का 90 आता है। और जब भी किसी भी जिसकी चारों साइडें बराबर हो और उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, तो सिर्फ एक केस बनता है जो आपका क्या है बेटा स्क्वायर। तो दैट इज वाई इट इज अ स्क्वायर, दैट इज वाई UVWX इज अ
स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे आप लिख दोगे सिमिलरली एंगल एक्स, एंगल डब्ल्यू, एंगल वी इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट इज वाई, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या लिखोगे सिमिलरली, इसके आगे लिखोगे सिमिलरली एंगल एक्स, एंगल डब्ल्यू, एंगल वी बराबर 90 डिग्री। दैट इज वाई रेक्टेंगल, दैट इज वाई क्वाड्रिलेटरल यू वी डब्ल्यू एक्स इज अ स्क्वायर। क्या लिखोगे बेटा, इज अ स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट अब तुम इसमें लगाओगे, इसका नामकरण कर देना ABCD PQS, और इसी तरीके से इसको एंगल 1 मान लेना, इसको एंगल 2 मान लेना, और ये 90 डिग्री का होता है क्योंकि स्क्वायर है बच्चा। फिर सॉल्व करोगे उसी तरीके से, इसको 3 मान लेना, इसको 4 मान लेना, और ये 90 होता है, ये दोनों को सॉल्व करना, ये भी आपका 90 डिग्री ही बनेगा। 90 फिर ये 90, ये 90, ये 90, सिमिलरली करके आप आंसर को निकाल लेना बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 7 क्वेश्चन हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं बच्चा, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा स्पीड में। क्या लिखा है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज अ 4 इक्वल साइड एंड 1 एंगल इज 90 डिग्री। चलो भैया ध्यान से देखो, एक क्वाड्रिलेटरल भाई साहब ने बोला कि मान लो हमने क्वेश्चन नंबर ये लिखा, मान लो एक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से है बेटा, हमने जिसकी वैल्यू बता रखी है कि मान लेता हूं ये A है बेटा, ये B है, ये C है, ये D है। ये क्वेश्चन नंबर हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, 8वां कर रहे हैं। इसमें एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ऐसा ये बोल रहे हैं कि 4 इक्वल साइडें हैं। तो 4 इक्वल साइडें किसकी बनती हैं बच्चा, या तो एक ही बनता है 4 इक्वल साइडें, 4 इक्वल साइडें एक ही बनता है, कौन सा, स्क्वायर का। सर रोम्बस का भी तो होता है, बट बेटा रोम्बस के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, इसलिए पक्का स्क्वायर ही है, बट हमें बताना है कि स्क्वायर कैसे है। ये 90 डिग्री हो गया, हाँ जी सर। वो विल इट बी स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर हो सकता है, चेक करना है आपको, आंसर बताना है यूजिंग ज्योमेट्रिकल रीजनिंग एज वेल एज बाई कंस्ट्रक्टिंग एंड मेजरमेंट। जब भी ऐसा बोलता है तो आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो आप सॉल्यूशन करने जाओ बेटा, सॉल्यूशन करोगे, कैसे करोगे, आप एक काम कर लो बच्चा, आप एक काम करो, एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो कौन सी, इनके बीच में, यानी इस D से हमने लाइन ड्रॉ करी, या एक कह लो, ये क्या आ गया, ये लाइन ड्रॉ कर लो, मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, क्या A से C तक कर लिया बेटा, ठीक है, क्योंकि हमें एक की वैल्यू पता है। जैसे ही हमने C की वैल्यू ड्रॉ करी बेटा, हमें पता होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक 90 डिग्री का होता है, वो बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो जाए, चाहे आपका स्क्वायर हो जाए, ठीक है बेटा, क्योंकि उसके एंगल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एंगल को भी बाइसेक्ट। बट हमें नहीं पता बाइसेक्ट, तो कोई बात नहीं, कैसे बाइसेक्ट नहीं होगा, देखो बेटा इस ट्राइंगल में चेक करना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम इस ट्राइंगल को चेक करते हैं, कौन से, AC और D, ADC में अगर चेक करोगे बेटा, तो ADC में चेक करोगे मेरे रॉक स्टार, तो देखो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो इक्वल साइड क्रिएट इक्वल एंगल्स, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बेटा अगर ये 90 है, अगर ये 90 है मेरे रॉक स्टार, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि हमें पता है बेटा कि एंगल AD बराबर DC है ना, आपको पता है कि AD बराबर DC है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के। पहले बात हम ट्राइंगल लिख देंगे बेटा, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADC में, ट्राइंगल ADC में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन है कि AD बराबर DC दे रखा है, तो दैट इज वाई एंगल A बराबर एंगल C, क्योंकि इक्वल साइड क्रिएट्स इक्वल एंगल। अब ये जैसे ही बराबर हुआ तो हमें पता है एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A और एंगल C बराबर है, तो इसको मैं 2 एंगल A मान लेता हूँ, प्लस ये 90 डिग्री ही दे रखा है बेटा, तो 180 डिग्री। अब बच्चा ये हो जाएगा 2 एंगल A बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 90, यानी 2 एंगल A बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री मतलब एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। अब एंगल A जो है एंगल C के बराबर है, तो एंगल C की वैल्यू भी 45 डिग्री आ जाएगी, यानी हम कह सकते हैं बेटा इसकी वैल्यू भी 45, इसकी वैल्यू भी 45, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइडें बराबर हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो आपका क्या नाम है स्क्वायर हो, उसकी अपोजिट साइडें जो होती हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये तो आपको पता है। तो जब अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो ये 90 है बेटा, तो ये भी 90 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे बेटा कि एंगल D बराबर एंगल B है। क्यों, क्योंकि हमें पता है अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं,
क्योंकि इसमें कंडीशन तो दे रखा है ना, चार साइडें बराबर हैं, बोला तो है अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड, तो इक्वल साइड में 4 इक्वल साइड में 2 ही केस बनता है, या तो स्क्वायर या तो रोम्बस, और उसमें कंडीशन है कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी। तो कंडीशन है डी बराबर बी है, तो एंगल डी बराबर एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जैसे ही आया हम सिमिलरली लिख देंगे बेटा, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर 45 डिग्री। क्यों बेटा सिमिलरली? क्योंकि जो काम यहाँ पर होगा वही काम यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे 90 डिग्री के बराबर होती है। और जैसे ही 90 डिग्री किया तो ये भी 45 आ जाएगा, ये भी 45 आ जाएगा। अब हमें एंगल ए यहाँ से जब इसको सम करोगे तो ये भी 90, जब इसको सम करोगे तो ये भी 90। तो जैसे ही आपने देखा तो देयरफॉर जो कंप्लीट एंगल है एंगल ए का, यहाँ से भी 45 यहाँ से भी 45, तो कंप्लीट एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और कंप्लीट सी बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और आपके पास कंप्लीट बी की वैल्यू भी क्या है बेटा 90 डिग्री। जब सभी की वैल्यू 90 डिग्री है तो देयरफॉर जो आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या होगा बेटा? स्क्वायर होगा, क्योंकि जो चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं वो केवल और केवल स्क्वायर होता है। इस तरीके से आप आंसर बताओगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? एक बार वापस से इसको देख लेना, ठीक है, वीडियो पीछे करके एक बार वापस से देख लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्या लिखा है? व्हाट टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। इसने बोला डायगोनल्स ड्रॉ करो और कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल को चेक करो। देखो कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल आप लोगों में पढ़ाया नहीं गया है, वैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल जो 9th में आता है, पता नहीं इन्होंने पहले ही क्यों दे दिया है, क्या 9th में फिर से बुक चेंज करने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल का मतलब होता है बेटा कि जिसमें साइडें जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, एंगल्स भी इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन हमेशा इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से इक्वल्स के ऊपर ये लमसम का दिखाया जाता है, जिसको हम अप्रॉक्स बोलते हैं। तो जहां कहीं भी ये साइन दिख जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ये कॉन्ग्रुएंट वाला साइन होता है बेटा। तो दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाना पड़ेगा, उन दोनों को दिखाने के बाद फिर हम इसको प्रूव करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार हम सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 पे इन्होंने बोला है कि क्या बोला, एक बार देख लेते हैं। पहले ड्रॉ करो क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन साइडें, वन क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द अपोजिट साइडेड आर इक्वल। अपोजिट साइड आपको इक्वल बनाना है, तो चलो भैया अपोजिट साइड पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी एक अपोजिट साइड इक्वल करना है ना, चलो ये कर लेते हैं, ले लेते हैं। इस तरीके का हमने ड्रॉ कर दिया है। इसमें अपोजिट साइड क्या है बेटा? अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। सारी साइडें इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड हमने इक्वल बना दिया है। चलो बढ़िया है। तो और इन्होंने इसमें हिंट भी दिया है कि सबसे पहले ड्रॉ करना, एक डायगोनल्स ड्रॉ करना है। तो हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया बेटा, यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया। इसका नाम दे दो ए बी सी और डी, ठीक है। ये मान लेता हूं कुछ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमने इन्होंने बोला कि आमने सामने की जो साइडें हैं बेटा वो पैरेलल है, इक्वल है, सॉरी पैरेलल नहीं इक्वल। पैरेलल तो अपने आप हो जाएंगी, जो इक्वल होती है तो पैरेलल भी हो जाएंगी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की साइडें जब बराबर होती हैं तो या तो रेक्टेंगल बनता है या तो पैरेललोग्राम बनता है, दो ही केस बनते हैं बेटा। तो अब इन दोनों में से ही कोई एक होगा, चाहे रेक्टेंगल बनेगा चाहे पैरेललोग्राम। बस हमें प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल इसके जो एंगल्स होंगे, अगर 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो रेक्टेंगल हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो बेटा पैरेललोग्राम बन जाएंगे। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि जब आमने सामने की साइडें बराबर, देखो 4 साइडें बराबर होंगी तो दिमाग में लगाना कि स्क्वायर या तो रोम्बस प्रूफ करना है। और अगर आमने सामने की यानी अपोजिट साइडें बराबर दिखाई दे रही है तो मतलब या तो रेक्टेंगल बनेगा या तो पैरेललोग्राम। तब भी रोम्बस और स्क्वायर में भी बस 90 डिग्री को प्रूव करना। अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो उन दोनों में से स्क्वायर बनेगा, नहीं बन रहा है तो रोम्बस होगा। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी यही कंडीशन है कि अगर 90 डिग्री बन गया तो रेक्टेंगल होगा, 90 डिग्री नहीं बना तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो बस हमें वही चीज़ प्रूव करनी है बच्चा, ठीक है। आ जाओ मेरे रॉक स्टार। अब चीज़ों को हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम दो टाइप के एंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी में बराबर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे रेक्टेंगल हो, दोनों में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। यानी ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है बेटा वो इस एंगल के बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं या जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर, चाहे आपका पैरेललोग्राम हो चाहे क्या हो जाए बेटा
आपका रेक्टेंगल हो और इसका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। बस हमें यही प्रूव करना है और इसके एंगल्स बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में भी एंगल बाइसेक्ट होता है और पैरेललोग्राम की कंडीशन में भी होता है। तो सॉरी डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं। तो इन्होंने हिंट क्या दिया, ड्रॉ डायगोनल्स कर लिया, चेक फॉर कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी में बताना है, अपोजिट साइडें बराबर होती हैं। चलो बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ, सेम कंडीशन है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेते हैं। मतलब एक ट्राइंगल हमने ले लिया, इन ट्राइंगल ADC में चेक करो बेटा। अब तुम्हें पता है बच्चा ADC एंड दो ट्राइंगल है ना, ADC एंड कौन सा ABC, ट्राइंगल ABC। हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है दो ट्राइंगल को बराबर प्रूव करना, और बराबर प्रूव होता है बेटा, अभी फिलहाल के लिए तुम्हें बता दूं, तुम्हारे इस सिलेबस में बस साइड मतलब तीनों साइड जिसमें बराबर होती है उसके बेस पर आता है। तो देखो अगर इस ट्राइंगल में बात करोगे, किसमें बेटा, ध्यान से देखना, इस वाले में AD और C में, ये वाली साइड इस ट्राइंगल के इस वाली साइड के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि AD जो है बेटा वो BC के बराबर है, इसको एक साइड बोल दिया। दूसरा DC जो है बेटा AB के बराबर है, यानी DC जो है वो AB के बराबर है, दूसरी साइड हो गई। और तीसरी साइड कॉमन है बेटा, कौन सी कॉमन है, AC क्या है, कॉमन है। तो AC बराबर AC जो कि तीसरा साइड हो गया, ये कॉमन है बेटा आपका। ठीक है, तो जैसे ही हुआ हम बोल देंगे कि ट्राइंगल जो है ADC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABC के। सिंपल सा फंडा है कि ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABC की। जैसे ही ABC के बराबर होता है सारे एंगल्स अपने आप दिखा सकते हो बराबर हो सकता है। मतलब बाई CPCT एक आगे चल करके 9th में आप डिटेल में पढ़ोगे बेटा, फिलहाल अभी समझ लो। CPCT मतलब कॉन्ग्रुएंसी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल। ये CPCT सिंपल सा मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो बेटा ये DB के बराबर हो जाएगा, इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल के बराबर हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट बराबर होता है, तो एंगल D बराबर एंगल B है बच्चा। दूसरी तरफ हमें पता है कि ये DB के बराबर हो गया, यानी ये वाला इसके बराबर हो गया, और ये वाला एंगल्स जो है इस एंगल के बराबर, मतलब इस वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, ये वाला इसके एक बराबर, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। तो बेटा आप इस तरीके से भी बता सकते हो, बट हमें कहीं पर भी 90 डिग्री प्रूफ नहीं दिख रहा है, हम कहीं से भी 90 डिग्री नहीं ला सकते क्योंकि 90 डिग्री की वैल्यू कहीं दी नहीं है। तो ये D बराबर B है, मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी होता है और पैरेललोग्राम में भी होता है, लेकिन कहीं पर भी आपका 90 डिग्री गिवन नहीं है। तो दैट इज वाई हम बोल देंगे देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया क्यों पैरेललोग्राम है बेटा, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी 90 डिग्री है ही नहीं। तो एंगल D एंगल B के बराबर हो जाएगा, एंगल A एंगल C के बराबर, एंगल C एंगल A के बराबर। कंक्लूजन निकल करके आ जाएगा बेटा कि आमने सामने वाली वैल्यू जो होती है बराबर होती है, दैट इज वाई हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर बेटा। सिंपल सा है, फिर से उसी तरीके से, इसमें भी उसी तरीके से बोला है बाई कंस्ट्रक्शन एंड फाइंड द मेजर करके। तो जब भी ऐसा कोई बोले ना बेटा डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया करो। अब इसमें कहीं डायगोनल्स नहीं, कोई बात नहीं, B से D को ड्रॉ कर दो, इन्होंने बोला भी नहीं बोला है कहीं पर, कोई बात नहीं। जब भी कंस्ट्रक्ट या फिर मेजरिंग बोले ना तो लाइन जो मिल सकती है उसको मिला दो और मिला करके दो ट्राइंगल बना दो, दो ट्राइंगल बना करके उसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दो। तो एक ट्राइंगल आपके सामने ये बन गया, दूसरा ट्राइंगल ये बन गया। इसको नाम दे देना बेटा, देखो ध्यान से देखोगे जब, तो इसको कोई भी नाम दे दो। मान लो कि ये आपका कोई दिया है, क्या बोला, विल द सम ऑफ एंगल्स इन इक्वाड्रिलेटरल सच एज अ फॉलोइंग वन आल्सो बी 360 डिग्री। मतलब चारों का सम आपको बताना 360 डिग्री का होता है कि नहीं। इसको मान लेना 1, इसको 2 मान लेना बेटा, इसको 3 मान लेना, इसको 4 मान लेना, इसको 5 मान लेना, इसको 6 मान लेना, सभी की वैल्यू देख लेना बेटा। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि जब कभी भी हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो वो बाइफरकेट करता है वैल्यूओं को, मतलब एंगल जो होते हैं ना उसको बाइसेक्ट करता है। क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब आपके सामने बाइसेक्ट करता हुआ नजर आएगा तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। दो ट्राइंगल आपके सामने दिखेंगे और दोनों ट्राइंगल को बस आप वैल्यू पुट करके आंसर की तरफ बता दोगे बेटा। ठीक है मेरे रॉकस्टार, तो जैसे भी आप देखोगे वैल्यू को पुट करते हुए चीज़ें अपने सामने आ जाएंगी। वैसे यहाँ पर मेजरिंग के हिसाब से एक चीज़ें तो कंफर्म नज़र आ रही हैं बेटा, एक चीज़ें तो कंफर्म नज़र आ रही हैं। क्या, ध्यान से देखोगे बेटा, तो देखो इन्होंने बोला है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये साइन दिखा रहा है कि ये तीनों के एंगल्स क्या हैं बेटा, या तो बराबर हो सकते हैं
या ये मेजरमेंट के फॉर्मेट में बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 इन चारों का सम 360 होता है क्या, बस यही पूछना चाहते हैं, बस यही पूछना चाहते हैं। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी बेटा यहाँ से, इसको मान लिया 1 2 3 4, क्योंकि दो दो एंगल्स में डिवाइड हुए ना बच्चा, तो 1 2 3 4 मान सकते हैं। अब तुम्हें पता है बेटा कि इसका सम 1, इसका इन तीनों का सम क्या होता है 180, इसका भी सम क्या होता है 180, इन दोनों का सम क्या होता है बेटा 180 180 होता है ना। तो सिंपल सा वैल्यू को पुट करोगे और आंसर निकालते हुए चले जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो और दिखाता हूँ, पहले ट्राइंगल ले लो। कौन सा ट्राइंगल ले लो बेटा, ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल लो ये वाला BAD वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल BAD ले लिया हमने। इसमें अगर हम चेक करेंगे बेटा तो एंगल A प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है BCD में, यानी ट्राइंगल फिर हम लेंगे BCD में अगर हम चेक करेंगे तो क्या कंडीशन बनती है, एंगल C प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 बराबर क्या है बेटा 180 डिग्री है ना। सिंपल सा समझ में आया। अब बस सभी की वैल्यू को पुट कर दो बेटा, यानी दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे ऐड फर्स्ट प्लस, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड को हम क्या करते हैं बेटा प्लस करते हैं, सबको प्लस कर दो। तो सबको प्लस करोगे तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 लेफ्ट वाला हो गया, और राइट में 180 प्लस 180 बराबर क्या हो जाएगा 360। अब एंगल A प्लस एंगल C प्लस 1 2 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा 1 2, अगर इसको मैं प्लस कर दूंगा तो एंगल B मिल जाएगा, तो एंगल B हो गया बेटा प्लस 3 4, ये रहा बेटा, इसको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा एंगल D बराबर क्या हो जाएगा 360। यही तो हमसे पूछा था बेटा कि क्या चारों का सम 360 हो सकता है, हमने प्रूफ करके बता दिया, कंस्ट्रक्ट करके भी बता दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर ड्रॉ BD, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया और मीजरिंग ये वाला पार्ट करके हमने बता दिया कि ये हमारा आंसर जो है वो 360 में आ जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, डन, समझ में आ गया, इजी सा था, बस दोनों को प्लस कर दोगे आंसर खत्म। आइए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या लिखा है 10 क्वेश्चन हो गया, हाँ लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, बस आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। क्या लिखा है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट अदर मस्ट बी स्क्वायर। देखो बेटा, इन भाई साहब ने बोला कि किसी के डायगोनल्स अगर इक्वल होते हैं, किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या वो जरूरी है स्क्वायर ही हो, नहीं बेटा। क्यों, क्योंकि बेटा मैंने बताया था कि जब कभी भी, अब प्रॉपर्टीज जिसको पता होगी वही बता पाएगा, वरना तुक्का मार के आएगा। प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में सेम होती है। रेक्टेंगल का भी रूल होता है कि जब डायगोनल्स उसके भी इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल और बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर मस्ट वर्ड नहीं आता तो हम ये लिख सकते थे बाइसेक्ट ईच अदर टू बी ए स्क्वायर, इट कैन बी ए स्क्वायर, तो हम ट्रू कर देते। बट इसने मस्ट बोला है, मतलब वो स्क्वायर के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये क्या हो जाएगा बेटा फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर आपका रेक्टेंगल भी बन सकता है बेटा, क्या बन सकता है, रेक्टेंगल वाला पार्ट भी बन सकता है। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी ए रेक्टेंगल। हाँ बेटा, अब यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 3 राइट एंगल हो, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री है, तो बेटा वो रेक्टेंगल बन सकता है। अब ये जरूरी नहीं है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि 3 राइट एंगल्स है तो मस्ट भी रेक्टेंगल बन सकता है बेटा, क्योंकि उसमें कंडीशन अप्लाइड है। जैसे इस पहले वाले में बोला था कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर। मस्ट बी अ स्क्वायर का मतलब कंफर्म बोल रहा है भैया, जोर दे करके बोल रहा है कि वो स्क्वायर ही होना चाहिए, नहीं। यहाँ पर क्या बोला है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल। तो देखो बेटा ये रेक्टेंगल वाला पार्ट तो है, बट अगर आपसे कोई पूछता है क्या स्क्वायर हो सकता है, तो इट कैन ऑल्सो ए स्क्वायर। तो ये केस में जिसके 3 राइट एंगल्स होते हैं, 3 राइट एंगल्स होते हैं, स्क्वायर के भी तो 3 राइट एंगल्स होते हैं, तो चौथा वाला भी बन जाएगा बेटा। तो दोनों केस में आपको ये रेक्टेंगल्स वाला बन सकता है। वैसे अगर मैं देखूं तो ये फॉल्स की कैटेगरीज में ही खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये फिर से बोल रहा है रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर में भी तो आपको यही चीज़ आती है। और जब आप इसे सर्च करोगे बेटा ना कहीं पर भी, या बुक्स वगैरह जहाँ पर भी, तो आपको ये क्लियरली बोलेगा कि भैया ये ट्रू माना जाएगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में हमारा बनता है, यानी दोनों के दोनों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के बन जाते हैं, तीनों के तीनों, मतलब तीनों का सम करोगे तो 90 बन जाता है। बट एक कैटेगरी अगर आप देखोगे, स्क्वायर में भी चारों के चारों होते हैं, स्क्वायर में भी तो चारों के एंगल 90 डिग्री का होता है,
ठीक है बेटा, चारों साइडें बराबर होती हैं। अगर यहाँ पर कुछ और लाइन लिखा होता कि जैसे उसके अपोजिट एंगल अपोजिट साइड इक्वल है, तो हम बोलते हैं ये कंफर्म ट्रू है। जैसे अगर, क्योंकि दोनों सेम टाइप का बन रहा है, इसमें बोला डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स बोले हैं कि बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर करते हैं, तो भैया वो स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है, इसलिए हमने फॉल्स करा। तो क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स इट कैन बी रेक्टेंगल एंड कैन बी वो, तो इसको भी आप देखोगे हर जगह भले ही ट्रू लिखे, लेकिन आप फॉल्स लिखना, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया ये स्क्वायर भी कर सकता है, तो ये फॉल्स होगा। ये आपका स्क्वायर भी बन सकता है, क्योंकि स्क्वायर के जो राइट एंगल्स होते हैं बेटा, वो भी जो एंगल्स होते हैं वो भी राइट एंगल होते हैं, चारों के तीनों के तीनों या चारों एंगल जो होते हैं वो स्क्वायर बन सकता है। देखते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। हाँ बेटा, ये हो सकता है कि, क्योंकि हमें पता है बच्चा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो बराबर नहीं होते, इसीलिए रेक्टेंगल का केस खत्म हो जाता है। क्योंकि रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स बराबर भी आपस में होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, बट यहाँ पर केवल बोला है बाइसेक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी अ रोम्बस। नहीं बेटा, देखो एक केस और है कि क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, काइट को याद करो बेटा, काइट के भी तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, बट वो बाइसेक्ट नहीं करते, तो इस केस में ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है मेरे चैंपियंस कि वो रोम्बस भी हो सकता है और वो काइट भी हो सकता है, अगर परपेंडिकुलर की बात की जा रही हो। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। ऑफ कोर्स सही है बेटा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो बराबर होते हैं वो आपके पैरेललोग्राम में भी होते हैं, अपोजिट एंगल्स स्क्वायर में भी होते हैं, अपोजिट एंगल्स रोम्बस में भी होते हैं बेटा। लेकिन इसमें क्लियरली बोला है कि क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो बराबर हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर हैं, तो वो पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये हम ट्रू के कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम होता है बेटा। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल्स इक्वल हों, क्या वो रेक्टेंगल बनेगा? हाँ, बन सकता है, बन सकता है बेटा, क्योंकि सारे एंगल्स बराबर होते हैं, मतलब 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल्स बराबर मतलब सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यही तो पॉसिबल होगा, तभी तो 360 बनेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आइसोस्केल ट्रेपेजियम, पहली बात ट्रेपेजियम में कोई साइड बराबर होती ही नहीं है, तो बेटा ये फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ट्रेपेजियम में हमें पता है कि जो पैरेलल साइड होती है, बट साइड आइसोस्केल बने, ये पॉसिबल नहीं बच्चा, इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है मेरे रॉकस्टार, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 वो कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार देख लेना, किसी में कन्फ्यूजन रहेगा तो एक बार मुझे कमेंट में लिख करके बताना, मैं अगली वीडियो में भी उस पर क्लियर कर दूंगा। जैसे आज वाली क्लास में मैंने करवाया, पिछले क्लास में हमने थोड़ी से कुछ मिसप्रिंट कर दिए थे, हमने ध्यान नहीं दिया था क्वेश्चन पर, तो इस बार हमने ध्यान दे दिया है, तो उसको अच्छे से देख लेना बेटा। बाकी यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होते ही चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत कर दी जाएगी, तो बहुत जल्दी चैप्टर नंबर 5 भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यार आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को, तो सपोर्ट दिखाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, क्योंकि देखो आपको हर चीज़ फ्री में मिल रही है, हमें मोटिवेशन सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट से ही मिलता है बेटा, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को बोल देना, घर में जितनी मोबाइल है सबसे सब्सक्राइब करवा लेना, ठीक है बच्चा, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही चैनल ग्रो होगा, उतनी हमारी फैमिली बड़ी होगी, और उतना ज़्यादा एग्रेसिवली इस पर हम लोग काम कर पाएंगे बेटा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं चैप्टर 5 में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय, ख्याल रखना, बाय बेटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाय।